अहम खबर आपको देंगे। हिंदुस्तान एफएटीएफ के रेडार पर गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान कई दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्री और मुख्तलिफ अशिया खुसूसन हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। भारत में सिर्फ 10 साल में मनी लॉन्ड्रिंग में 674.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है। इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर ने। मतीन साहब, अपडेट कीजिएगा, हिंदुस्तान एफएटीएफ के रडार पर आ गया है? जी बिल्कुल, एफएटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक कई दहाइयों से हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अशिया खुसूसन हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। और एफएटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग में भी इजाफा हुआ है और 2009 से 2018 तक के 10 साल अरसे में मजमूई तौर पर 474.9 अरब डॉलर तक मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पहुंच चुकी है। 2018 के बाद से मनी लॉन्ड्रिंग का अमल बीजेपी हुकूमत की आम शख्सियात की निगरानी में मजीद आगे बढ़ा। दुनिया के मारूफ अखबार और वेबसाइट पॉलिटिको ने भारत के बारे में बड़े सवालात उठा दिए। 2010 में हिंदुस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग मुखालिफ इक़दाम में मुतअद्दिद कोताहियों का इंकशाफ किया गया है। ये पॉलिटिको रिपोर्ट में बताया गया और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हिंदुस्तान में गैर कानूनी तिजारत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तनाजुर में जीडीपी के 5% इजाफे को पहुंच गई है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का तखमीना मुल्क के जीडीपी के 5% तक लगाया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2002 के बाद से अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बरामद करने वाला मुल्क भारत है। हिंदुस्तान आर्मी हथियारों की 11% बरामद करता है, जिसमें बिलखुसूस रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इजराइल शामिल हैं। नवंबर 2023 में भारत की इस मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीपी जैसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की फंडिंग के साथ रवाबत बरकरार रखने के लिए जांच की जाएगी। हिंदुस्तानी हुकूमत सरकारी तौर पर दहशतगर्द तंजीमों जैसे आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की सरपरस्ती करती रही है। जी अच्छा मतीन साहब, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, ये जश्न कुशा इंकशाफात तो सामने आ ही गए, लेकिन हमेशा भारत एक बात का जो राग अलापता दिखाई देता है कि पूरा मुल्क है, लेकिन इंकशाफात तो कुछ और ही जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसका अमन का जो नाम नेहाद पोस्टर है वो बिल्कुल शटर होके रह गया। और आपने अभी हाल ही में देखा कि किस तरीके से कनाडा में भी एक बड़े सिख रहनुमा भारतीय खुफिया एजेंसी के इमाम पे वहाँ कत्ल किया गया। कतर में आपने देखा कि एक्स इंडियन नेवी के 8 एहलकारों को, साबिक एहलकारों को जासूसी के जुर्म में कतर ने इन्हें सजाए मौत दी और ये कतर की हुकूमत के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो हिंदुस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पे टेररिज्म का फेस, मनी लॉन्ड्रिंग का फेस बिल्कुल यहाँ हो चुका है। इसीलिए एफएटीएफ ने अपनी टीम हिंदुस्तान भिजवाई है। ठीक है मतीन साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें डॉक्टर बाकिर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर क्या कहेंगे, इस सारी सूरत हाल पर टीम भेज दी गई है और दूसरा ये कि हिंदुस्तान कई दिहाइयों से हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है, सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख्याल में ये मसला तो उस टाइम शुरू हुआ कि जब फेटअप के 2012 के बाद इंडिया को इससे एक इम्यूनिटी दे दी थी कि जो हर साल एक जायजा रिपोर्ट पेश की जाती है या विजिट किया जाता है टीम की तरफ से। तो 2012 के बाद देखें तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये दहशतगर्दी को ये फंडिंग करना, 2012 के बाद इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इस तरह की सरगर्मियों में तेजी आई है। क्योंकि एक तो ये कि हर साल जिस तरह जायजा रिपोर्ट पेश की जाती है फेटअप के अंदर, उससे इंडिया को जो ना एक तरह से इम्यूनिटी दी गई कि इंडिया एक मंदिर बन गया है अब यहाँ पर, क्योंकि इसके जो इकदाम हैं फेटअप ने उसको किसी तरह से कह दिया कि ये काफ़ी हैं। तो उसके बाद इंडिया को एक तरह से फ्री हैंड मिल गया। तो जब फ्री हैंड मिल गया तो उसने किसी किस्म के, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी या कोई लॉ है, उसकी कभी भी परवाह भी नहीं की इसके अंदर आकर। अभी जो जितने भी ये सारे हुए हैं कि चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है या आपकी 2020 के अंदर, इसके अलावा जब ये 2020 के अंदर फेटअप ने, क्योंकि उसको रिपोर्टें मिली, ये है कि जायजा रिपोर्ट या हर साल रिव्यू करने का मतलब ये नहीं कि फेटअप जो है ना बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसको जब बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट मिली गई कि ये तकरीबन 20-22 साल से इंडिया जो है ना हथियार बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है।
इसके अलावा जो इसकी रियल स्टेट है या इसके जो बेसिकली फ्रंट मैन है जो मोदी के या जो ये जो करंट गवर्नमेंट है जो इतने अरसे से इंडिया के अंदर यहाँ पर 2 टर्म हो गए तकरीबन यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है, इसके जितने एक एक्सट्रीमिस्ट या जितनी इसकी बेसिकली इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो इसका हिस्सा हैं, तो वो खुद भी एक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। इस वजह से फैटअप ने इनको दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कंट्री को 350 क्वेश्चन दिए गए हों कि आप इनके ऊपर हमें मुतमईन कर दिया जाए। फिर यहाँ पर एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो हर आए दिन आपको कुछ न कुछ अपडेट मिलती है, जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, किस बेस के ऊपर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ हैं या जो FCT के लॉ को रिवाइज किया जा रहा है वो बेसिकली इसलिए नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए या दहशत गर्दों को जो यहाँ से फंडिंग होती है उसको रोका जाए। ये सिर्फ उन कवानीन की आड़ में असल में जो अपने इनके फ्रंट मैन है ये जो जहाँ पर जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं जहाँ से इनको फंडिंग की जाती है उनको किसी तरीके उनको बचाने के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। एक तो क्लियर कट जो आपको यहाँ से मिलता है कि जो हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है वहाँ पर या कुलभूषण यादव है पाकिस्तान के अंदर, आखिर कुछ ना कुछ तो चैनल यूज करते हैं जो ये अपने इस तरह के नेटवर्क इनको एक्टिव करते हैं, उनको फंडिंग कहीं से ना कहीं से तो होती है ना यहाँ पर। तो जितनी चाहे वो आप इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देख लें, इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर देख लें या आप कोई थिंक टैंक की रिपोर्ट देखें, वो हमेशा बार बार इसी बात के ऊपर वो करती हैं कि इंडिया के अंदर इंडिया इस टाइम दुनिया का एक सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और ये सिर्फ एक उसके अंदर बेसिकली ये नहीं है कि आप उसको कहें कि जो रियल स्टेट है या आपके इसके अंदर जो बाकी इसके सेक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर जो कैसीनो या जुए खाने वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। इवन कि अगर इनकी सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को देख लें कि जो कि तकरीबन 30 से 35 बिलियन डॉलर तक है, उसके अंदर आपको हर दिन कुछ न कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं जहाँ पर ये आपको पता चलता है कि ये स्टार ये सुपरस्टार इस तरह पकड़ा गया है कोर्ट के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। तो ये बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हो रही है यहाँ पर इंडिया के अंदर, अब इंडिया को सबसे बड़ा मसला ये पड़ा हुआ है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में भी ये अब ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता तो ग्रे लिस्ट में जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो इकदाम किए जा रहे हैं जो अपने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को रिवाइज किया जा रहा है या FCT लॉ को रिवाइज किया जा रहा है, वो सिर्फ इस बात के ऊपर कि फैटअप को किसी तरह मुतमईन किया जाए और उनको बताया जाए कि हम इस तरह के काम यहाँ पर कर रहे हैं और अपने इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो उनको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लेकिन इट्स हेल्प क्योंकि जो इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टर हैं जैसे एप्पल हो गई या बहुत बड़ी और इन्वेस्टर हैं आपके गूगल या अमेजोन इस तरह के, अब उनके लिए भी एक सवालिया निशान है क्या इस सूरत हाल में इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना क्या हमारे लिए एक सेंसिबल डिसीजन होगा, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी वहाँ पर। सो इंडिया का जो अपना एक रिकॉर्ड है पिछले मतलब कई दहाइयों बिल्कुल रिकॉर्ड भी है और हिंदुस्तान इस वक्त FATF के रडार पर आ गया है। डॉक्टर बाकिर साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त पैनल में हमें ज्वाइन किया सदर नेशनल यूथ अलायंस कामरान उस्मानी साहब ने। कामरान उस्मानी साहब सबसे पहले तो शुक्रिया, क्या कहिएगा, गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम इस वक्त भारत भेज दी गई है। रिपोर्ट में ये कुछ इंकशाफात हो गए कि हिंदुस्तान कई दिहाइयों से बैन अवी मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अशिया खुसूसन हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो गोला बारूद के अलावा जो इलीगल ड्रग यूज़ होता है पूरे यूरोप के अंदर, उसके अलावा जो डिफरेंट ममालिक के अंदर दहशतगर्दी से पैसा कमाया जाता है, वो सारा पैसा जो है वो भारत में लाया जाता है। भारत के बेसिकली फैटअप जो है वो 3 सेक्टर्स को जो है ना वो मॉनिटर करने जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे भारत का रियल एस्टेट है, उसके बाद प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी है इस सेक्टर को देखने जा रहा है। अब बेसिकली होता है इस तरह है कि जो ये यूरोप के अंदर से इलीगल वेपन और ड्रग्स के थ्रू पैसा जो कमाया जाता है उसको भारत में लाकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है और रियल एस्टेट से उस पैसे को 2 गुना 4 गुना 5 गुना करके 2 गुना 4 गुना 5 गुना करके उसको भारत के पुराने मंदिरों में रख दिया जाता है। अब आप ये ऐसे तरीके से जानती हैं कि भारत की तकरीबन पिछले 5000 साल पुरानी तारीख है और पुराने जो मंदिर हैं उनको एग्जामिन करना या जज करना नियरली इम्पॉसिबल है। तो ये जो रियल एस्टेट से पैसा डबल किया जाता है, ये पैसा मंदिरों के अंदर ज्वेलरी की सूरत में महफूज किया जाता है और फिर इन्हें जहाँ भी दहशतगर्दी करनी होती है, प्रॉक्सी वॉर्स लड़नी होती हैं
या किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है या अपने एजेंडाज को जहाँ इम्प्लीमेंट करना होता है, वहाँ पे क्रिप्टो के जरिए पैसा जो है ना वो इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने पिछले दिनों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार किया और मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी स्कॉलर्स थे आईआर के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग रिसर्च करें, क्योंकि ये सिर्फ 3 गे सेक्टर्स नहीं है। जैसे कि अभी डॉक्टर बाकिर ने कहा कि भारत का जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसके बाद कैसीनो है, और जो जितने बड़े मैसिव लेवल पे भारत में सट्टा खेला जाता है पूरी दुनिया के, क्या कहते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के ऊपर, या फिर क्या कहते हैं लेफ्ट राइट जो गेम्स होती हैं, इन सब की स्क्रूटनी होनी बहुत ज़रूरी है। और अब जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि 350 के करीब सवाल जो है वो भारत से बराह रास्त पूछे गए हैं माशी बेज़ाब्तियों के हवाले से। और जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस बार भारत के लिए बच निकलना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि देखें ना, 27 सवाल पाकिस्तान से पूछे गए थे और पाकिस्तान से 27 में से 2 या 3 सवालों के 2-2.5 साल प्रॉपर आंसर नहीं कर पाया था, जिस वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। ठीक है, इनसे तो तकरीबन कोई 350 के करीब सवाल पूछे गए हैं। इनके लिए बच पाना मुश्किल होगा। इनके लिए अब उस चीज को काउंटर करना कि उस इलीगल मनी से ये अपने मुल्क के अंदर किस तरह का स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं, ये लेफ्ट राइट अपनी नेबरिंग कंट्रीज को किस तरह बिल्कुल, भारत की जो disturb कर रहे हरकतें हैं हैं, वो तो सबके सामने आ ही रही हैं। कामरान सर साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें डॉक्टर फातेउद्दीन महमूद, साबिक मुशीर अक़वाम मुत्तहिदा बराए साइबर क्राइम्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। फाते साहब, बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? और दूसरी चीज़ ये कि भारत जो है उसकी हटदर्मी जारी है, क्या इसके बाद दहशतगर्द जो हमले भारत करवा रहा है उसमें कोई कमी आएगी? क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं पहले भी कई फोरम्स पर ये अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह, और आपने भी फरमाया कि पाकिस्तान को 2 से 3 साल लग गए थे 2 सवालों का जवाब देने में। इंडिया को कई सवालात का सामना है, लेकिन काफी मुश्किल है कि अगर हम इसे ग्रे लिस्ट में जाता हुआ देखें, क्योंकि इंडिया चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका की आंख का तारा है। या सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दीगर मगरबी कुव्वतों को भी अगर हम देखें तो उनकी आंख का तारा है। अब लेकिन अगर आप फैटफ के हवाले से जो कवानीन फैटफ के हैं और जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, अगर आप उन्हें देखें तो उसमें 3 बुनियादी एरियाज थे जिनको हाईलाइट किया गया था। नंबर 1 रियल एस्टेट, नंबर 2 आपका जो प्रेशर स्टोन या कीमती हीरे जवाहरात और सोना, और तीसरा सबसे बड़ा एरिया था क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज के दुनिया में 30 करोड़ से जायद ओनर्स मौजूद हैं, जिनमें से 15 करोड़ से जायद सिर्फ इंडिया में। अब क्रिप्टो करेंसी और बाकी जो करेंसीज हैं, जो रुपया है, डॉलर है, यूरो है, इनमें बुनियादी फर्क ये है कि इन सब के लिए इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए आपका कोई रिकॉर्ड बन रहा होता है। रिकॉर्ड इसमें भी आ रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर और कुछ टेक्नोलॉजीज या कुछ ऐसी प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसमें मोनेरो है, जेड कैश है, इसके अलावा बेशुमार है, फिर बहुत सारी मिक्सिंग सर्विसेज है, मिक्सर, टम्बलर, जिनके साथ ये इंतहाई आसान हो जाता है कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए न सिर्फ लाखों करोड़ों बल्कि अरबों भी एक जगह से दूसरी जगह चुटकी बजाते मुंतकिल किए जा सकते हैं। और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर रखा है। और इसके ऊपर सिर्फ मैं या आप ही नहीं, बल्कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके बारे में अपने खदशात का बड़े बरमला इजहार किया कि ये पैसा, ये क्रिप्टो करेंसी का, ये टेरर फाइनेंसिंग में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ अगर आप एक साल में देखें, जुलाई 2022 से जून 2023 तक, तो इंडिया में 269 बिलियन अमेरिकी डॉलर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए गए हैं क्रिप्टो करेंसी के जरिए। और उनमें से बहुत बड़ी रकम वो है जिसके बारे में किसी को ये पता ही नहीं है कि किसने किसे मुंतकिल किया और कितनी अमाउंट किसने किसे मुंतकिल की। अब अगर आपने जैसे दहशतगर्दी का जिक्र किया, तो वो कतर में इंडियन जासूस हो जिनको सजाए मौत दी गई, या कलभूषण हो पाकिस्तान में, या वो मेजर हो कनाडा में, जिसे वहाँ के जस्टिन ट्रूडो ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इसे रॉ ने कत्ल करवाया है। और उसके बाद उन्होंने जो रॉ का स्टेशन चीफ था वहाँ पे पवन कुमार राय, उसको भी इसी वजह से मुल्क से निकाल दिया। उनको पैसे किस तरह से भेजे गए होंगे? डॉलर में तो नहीं भेजे जा रहे, या रुपयों में, या यूरोज में तो नहीं भेजे जा रहे, तो पकड़े जा सकते हैं। तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी का ही शक यही है कि क्रिप्टो करेंसी ही इस्तेमाल की जाती है।
अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि इस पर इनके पास कवानीन कौन कौन से हैं, तो कवानीन इनके पास सेटअप ने जब ये इनके पर ऑब्जर्वेशन दी 2010 में, जब इंडिया मेंबर बना है सेटअप का, तो उस वक्त फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था, फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये तमाम एक्ट मौजूद थे। कुछ तो इसमें से 1970 से भी पुराने चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने उसमें तब्दीलियां की, और वो तब्दीलियां सेटअप को एक तरफ तो खुश करने के लिए थी, और दूसरा उन्हीं तब्दीलियों की आड़ में, इन्हीं कवानीन की आड़ में इन्होंने अक़लियतों पर, अपने मुखालिफिन पर, खासतौर पर बीजेपी के जो मुखालिफिन थे उन पर, और इंसानी हकूक की तंजीमों पर पकड़ धकड़ शुरू की। अगर आप देखें पिछले ही साल के अंदर, तो मेरे सामने रिपोर्ट है इसकी HRW की या ह्यूमन राइट्स वालों की, उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से दफातर हैं इंडिया ये जिन इंसानी हकूक की तंजीमों के, जिन पर इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग का नाम लेकर या उसकी आड़ में उनके दफ्तरों पर छापे मारे गए, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसके ऊपर कोई केस भी नहीं बन सका, बाद में कोई केस साबित नहीं हो सका, लेकिन उनके दफ्तरों के तमाम दस्तावेजात उठा कर ले गए, उनको जेलों में बंद कर दिया, उनके ऊपर उनको मारा पीटा गया। इसके अलावा जो ये बात भी मैं नहीं कह रहा, बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो चेयर है उनकी बोर्ड का, आकार पटेल, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की हुकूमत सेटअप की ऑब्जर्वेशंस और उनकी गाइडलाइंस की आड़ में अपने मुखालिफिन को पकड़ रही है, उनको जेलों में डाल रही है, उनको बंद कर रही है। उनको जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, रिपोर्ट का तो आप जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त अहम अमर अगर ये है वो इस वक्त ये है कि यकीनी तौर पर गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों में तो मुलविस ही है, लेकिन इस वक्त क्या जो भारत अच्छाई का, अमन का प्रचार अलापता है, वो अब आपको लगता है कि वो खत्म हो जाएगा, वो लिबादा उतर जाएगा, या वो अब भी बचा लिया जाएगा? ये मैंने तो आपसे पहले, जब आपसे पहला सवाल किया, मैंने आपसे उस वक्त यही अर्ज किया था कि इस वक्त वो अमेरिका की आंख का तारा है। जब मैंने इंसानी हकूक की तंजीमों का जिक्र किया, या जो आपकी HRW की रिपोर्ट है, उसमें कोई ये नहीं है कि उनको गली मोहल्ले में उन्होंने 20-25 हजार इंसानी हकूक की तंजीमें मुकदमात बनाकर पिछले 2 सालों में बंद की, और सिर्फ एक साल के अंदर, पिछले एक साल में 6,000 से ज्यादा। फिर किनके, अगर आप ऑक्सफैम इंडिया का ऑफिस, ऑक्सफैम कोई छोटा नाम नहीं है, इंसानी हकूक की बहुत बड़ी तंजीम है। फिर दिल्ली का एक थिंक टैंक है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, कोई छोटा नाम नहीं है। फिर बेंगलुरु का जो एक थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। फिर ये वो तमाम के तमाम है जिन पर FCRA या जो इनका एक्ट है उसका मनी लॉन्ड्रिंग का, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसका इस्तेमाल किया गया, और इनको ये कहा गया कि जी इनकम टैक्स आपने सही नहीं पे किए, इस वजह से आपको पकड़ धकड़ की जा रही है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत की हटदर्मी मुसलसल जारी है और सपोर्ट भी यकीनन हासिल है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद था, मतीन हैदर, डॉक्टर बाकर साहब, कामरान उस्मानी साहब, डॉक्टर फातेउद्दीन महमूद साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया।